The one of the famous book or the writing by Agatha Christie, The Murder of Roger Ackroyd. आज का जो वर्क है हमारे पास मर्डर सस्पेंस एंड मर्डर थ्रिल बाय अगास्था क्रिस्टी, चाहे आप अगास्था क्रिस्टी कह लो या मैरी वेटमेकॉस कह लो, एक ही बात है। क्योंकि इनके सिडोनिम इस नेम से भी इन्होंने लिखा है, मैरी वेस्टमेकॉट या फिर मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड। वन ऑफ द वंडरफुल राइटिंग। और जो आपके पास फीमेल राइटर है, अगेन इनका जो नाम है वो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग इन्होंने प्ले भी लिखा है, माउस ट्रैप। ठीक है, सब कुछ स्लाइड में मेंशन है तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। 1960s एंड 70s की राइटिंग है। अगेन ये एक ऐसा एज था जब यहाँ पे साइको फ्रेम और साइकोलॉजी ने भी अपने कदम बहुत अच्छे से रख दिए थे, और उसका जो एनालिसिस जो है वो साइको फ्रेम और वो कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव, चीज़ों को समझना, मर्डर केस को एक तरह से रिजॉल्व करना। और आपके पास तो इस बारी एक ऐसे भी है, और वो ऐसे स्पेशल डिटेक्टिव फिक्शन के ऊपर है। तो ये मर्डर मिस्ट्री डिटेक्टिव कंसेप्ट जैसे 1960s और 70s में इस तरह की राइटिंग को लिखना अपने आप में ही एक शानदार वो तरीका है राइटिंग का। और ऊपर से फीमेल राइटिंग दोबारा फेमिनिस्ट ग्राउंड से अगर हम ये देखें तो ये एक्सलेंट राइटिंग मानी जाती है, क्योंकि 60s के टाइम पे अगर आप डिटेक्टिव फिक्शन लिख रहे हो, उसके बाद फीमेल राइटर लिख रही है उसे, और उसके बाद जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे रिकॉर्ड्स बना रखे हैं, इस राइटिंग का जो प्लॉट है वो बहुत ही पावरफुल है, और सब जो छोटे छोटे फैब्रिकेशन किए गए हैं इसमें, और जो कैरेक्टर का कंसेप्ट है वो टोटली आउटस्टैंडिंग है। जैसे हम इस कहानी के थ्रू मूव करेंगे, यहाँ पे आपको सब कुछ एग्जैक्ट एंड एप्ट और बिल्कुल क्लियर मिलेगा। क्लैरिटी बहुत अच्छे से मेंटेन कर रखी है इस पूरे लेक्चर में। आपकी समरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसके रिगार्डिंग जो क्वेश्चन आंसर है वो भी मैंने बिल्कुल लास्ट वाली स्लाइड में ऐड कर रखा है। तो देखो, क्वेश्चन आंसर भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। जो जो क्वेश्चन है उसी पर वो क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन है जो रिपीटेड क्वेश्चन है। उसके बाद ऑथर एंड इंट्रोडक्शन एंड समरी, समरी बिल्कुल डिटेल में मिलेगी, क्योंकि जो भी मर्डर वाली राइटिंग होती है, मर्डर मिस्ट्री राइटिंग है, उनमें जो है एक जो प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को समझाने में जो कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। जैसे कि आपको बोलेंगे कि पूरे प्रोसेस को, यानी उस क्राइम सीन को प्रेजेंट करो, तो ये नहीं कि आप उसमें खुद बना के लिख के आ सकते, नहीं, इसमें टाइम से लेके जो जो सामान रखे हुए हैं ये सब कुछ। ठीक है, तो इन सब बातों पे ध्यान देना है। यानी देखो, ये तो सभी को पता है कि जो इस तरह की जो राइटिंग होती है वो ज़्यादातर आज स्टेज पे परफॉर्म की जाती है, या फिर उसके ऊपर आजकल सिनेमा है। ठीक है, सिनेमाटोग्राफी में बहुत अच्छी तरह से इसका एसेंस देखा जा सकता है, पर स्टिल उसके बाद भी अगर आप टेक्स्ट में रीड कर रहे हो तो एक चीज़ ध्यान रखना, छोटी सी छोटी चीज़ों पे भी ध्यान देना है आपको, क्योंकि वही सब जो है डिटेक्टिव की तरह एज एन क्ल्यू काम करेंगे। और जो मेन सेंट्रल हीरो होता है वो कभी क्राइम को एग्जीक्यूट नहीं करता। ठीक है, और पूरे इसमें केमिस्ट्री क्या होती है इस पूरे इसमें, कि जो रीडर होता है बस उसके दिमाग के अंदर एक ही चीज़ होता है, वो ये होता है कि किसने क्राइम किया है, और वो डिटेक्टिव की तरफ मूव करता है। डिटेक्टिव से पहले आपको ये पता करना होता है, जो भी इसमें रीडर होता है डिटेक्टिव से पहले हमेशा ये पता करता है, सस्पेक्ट करता है कि इसने किया होगा, इसने किया होगा, इसने किया होगा। और एंड में पता हमें किसके थ्रू चलता है, डिटेक्टिव के थ्रू के, ठीक है, क्राइम इसने किया है। तो वो जो कैथारसिस और जो परजेशन, वो जो कंसेप्ट है, यानी इंटरनल इमोशनल सेटिस्फैक्शन, वो ऐसी कहानियों में और इस तरह की मर्डर मिस्ट्री में देखी जाती है। यही चीज़ इसको स्टीयर ऑन करती है, मूव करती है। तो फटाफट हम मूव करते हैं, अबाउट ऑथर देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। अबाउट ऑथर रखनी है ऑथर के रिगार्डिंग। देखो, इतना बड़ा नाम इनका नेम है, गाथा मैरी क्लैरिसा एंड क्रिस्टी, तो सिंपल है, गाथा क्रिस्टी। लेडी मेलोवन जरूरी इंपॉर्टेंट नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है, सिर्फ आप ये याद रखना है, अगास्था क्रिस्टी। और एक और जिस नेम से ये कई बार लिखती थी, जो पेन नेम था इनका, कई बार वैसे इस नाम से भी या फिर ऐसे नाम को छिपा के भी लिखा करती थी, मैरी वेस्टमैकॉट। मैरी वेस्टमैकॉट से इन्होंने एग्जैक्ट 6 नावल जो है इस नाम से लिखा, और बाद में इन्होंने अपने मेन नाम से लिखना शुरू कर दिया, जिसका जो है अगास्था क्रिस्टी। 66 डिटेक्टिव नॉवेल्स लिखी इन्होंने। और आपको ये ध्यान रखना है कि इन्हें एक टाइटल दिया गया था, दैट इज़ द क्वीन ऑफ द क्राइम। ठीक है, क्वीन ऑफ क्राइम के नाम से जानती थी। द गोल्डन एज ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन में इन्हें एक टाइटल मिला है, द क्वीन ऑफ क्राइम। और जो मेन कैरेक्टर है, देखो हर कहानी में, जैसे आपने सुना होगा शेरलॉक होल्म्स, वो हर कहानी में वो कैरेक्टर जो है वो पूरे में मूव करेगा एक ही नाम से। इसी तरह से इनका जो एक फिक्शनल डिटेक्टिव जो है उसका नाम क्या है, हरक्यूल पोरोइट। ठीक है, हरक्यूल पोरोइट कह सकते हो आप, या हरक्यूल पोरोइट भी कह सकते हो। तो सिंपल है, वो अपने देख लेना भाई, जिसके जैसे प्रोनाउंसिएशन है।
ठीक है। तो हरक्यूली एंड दी पोरत, तो ये एक ऐसा इनका फिक्शनल डिटेक्टिव है जो कि 66 डिटेक्टिव नॉवल, हर एक में एक ही सिंगल कैरेक्टर है। तो यानी जो रीडर है, जो इनको इनकी बेसिकली अगर डिटेक्टिव नॉवल को अगर पढ़ेगा तो उन्हें आगे जाके जैसे कोई नेक्स्ट कहानी है, कोई और नॉवल लिखी तो उसमें उन्हें पहले ही पता चल जाता है, ठीक है, हरक्यूल पोरत को बुलाया जाएगा और वही पोरत जो है वो इस केस को डिटेक्ट करेगा और उसके बाद तो पता करेगा। शी ऑल्सो रोट वन ऑफ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रनिंग प्ले, सबसे लॉन्गेस्ट जो रनिंग प्ले है द माउस ट्रैप, इसकी वजह से इनका नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में लिया जाता है। एंड द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में इसलिए तो बस आप बेसिक बेसिक बातें याद रखो। एक तो एज याद रखना आपका मैटर है, 1950s 60s एंड 70s मोस्ट टर्बुलेंट एज है। इस एज में काफ़ी ज़्यादा अलग अलग राइटिंग आ गई थी क्योंकि साइकोलॉजी का जो फ्रेम था वो 1890s में आ गया था, पर उसको पूरी अच्छी तरह से एग्जैक्ट देखा गया 1950s में। तो जो साइकोलॉजी का कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस, ठीक है, और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस, ये सारे कंसेप्ट जो है इस तरह की राइटिंग 1950s 60s में देखी जा रही थी। तो बहुत ही एक्सेलेंट एज थी और बहुत ही डिफ़िकल्ट एज भी माना जाता है इसे। अमेरिकन स्टाइल ऑफ राइटिंग में एक अलग, अमेरिकन राइटिंग ने एक अलग ही मूवमेंट सेटअप कर दिया था पूरे, और ब्रिटिश स्टाइल ऑफ राइटिंग कहीं ना कहीं प्रिसीड कर रही थी। इसी टाइम पे डिटेक्टिव नॉवेल्स को जो है अगास्ता क्रिस्टी ने लिखना शुरू किया। 66 डिटेक्टिव नॉवल लिखने के बाद उनकी सबसे बेस्ट जो मानी जाती है, वैसे तो जिनको डिटेक्टिव का शौक़ है उनके लिए तो सभी बेस्ट है, पर फिर भी जिसे बहुत ज़्यादा रीडर ने प्यार करा और बहुत ही अच्छी राइटिंग मानी गई है, वो है द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड, जो आपके सिलेबस में है। कि जो मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड है 1926 की राइटिंग, एक तो 1926 की राइटिंग है, 1920s की राइटिंग और 1930s की राइटिंग, 1940s 50s 60s 70s। एगाथा क्रिस्टी ने इन सारी एजेस में लिखी है इनकी राइटिंग, पर जो मैक्सिमम इनकी राइटिंग, आउटस्टैंडिंग राइटिंग जो है 1950s एंड 60s की मानी जाती है। पर लोगों ने इस राइटिंग को, देखो लिखी गई है 1926 में, लोगों ने इसे कहीं जो अच्छी तरह से समझा इसको, जब लोगों को सच में इसमें मजा आया वो 1940s एंड 50s, यानी बेसिकली अगर बात करें तो 1960s तक इस राइटिंग को काफ़ी अच्छी तरह से लोगों ने समझा और काफ़ी इसकी जो है पब्लिसिटी हुई। और पब्लिसिटी के साथ साथ लोगों ने इसको रीड करने के बाद बोला कि हाँ, एक ये डिटेक्टिव राइटिंग ऐसी है जो कि सच में एक आउटस्टैंडिंग वर्क है एगाथा क्रिस्टी का। तो 1930s एक राइटिंग, 1930s जो है द एज ऑफ कंटेंट कहते हैं इसे, कंटेंट एज की राइटिंग है। और 1920s जो है वो एज ऑफ टेक्निकल राइटिंग है। देखो टेक्निकल राइटिंग का सिंपल मतलब क्या है, अगर आप ब्रिटिश स्टाइल ऑफ राइटिंग में अगर जाओ तो वहाँ आपको टी.एस. इलियट, इज़रा पॉन्ड, ये सब दिखेंगे। और विला आर्थर की तरफ से एज एन मॉडर्न राइटिंग, ठीक है, तो ये मॉडर्न राइटिंग होगी। 1900 के बाद की जो भी राइटिंग है उसे माना जाता है दी मॉडर्न राइटिंग, और 1960s के बाद है दैट इज़ कॉल्ड दी पोस्ट मॉडर्न राइटिंग और पोस्ट कॉलोनियल राइटिंग, क्योंकि जिसको ब्रिटेन ने कॉलोनाइज़ किया था अब वो एंटी कॉलोनियल टेस्ट की तरफ मूव कर रहे थे। तो 1900 के बाद की राइटिंग है, तो अगेन मॉडर्न राइटिंग है। मॉडर्न राइटिंग में साइको जो है वो ब्लेंड हो गई, क्योंकि 1880 से ही विलियम जेम्स और ये सब जो है वो साइको फ्रेम को ले आए थे, और साइकोलॉजी और लिटरेचर दोनों ने एक तरह से हाथ मिला लिया और मर्डर सस्पेंस को ऐड करते हुए 1926 में ये राइटिंग हम सबके सामने आ गई। स्टार्टिंग में देखो ये एज बहुत ही कंफ्यूजिंग एज था, लोगों को एग्जैक्ट समझ नहीं आता, पर धीरे धीरे करके जैसे ही ये पूरी तरह से प्रॉपर डिज़ोल्व होगी ये राइटिंग, यानी एक अच्छी तरह से उस लिटरेचर के उस मेन स्ट्रीम में जैसे ये डिज़ोल्व होने लग गई, तब लोगों के पास ये जो है अगाथा क्रिस्टी की राइटिंग पहुंची और उन्हें फिर पढ़ के समझ आया कि वाओ, दिस इज़ अगेन एक्सलेंट राइटिंग। तो जो बुक है इसे थर्ड ऑफ द क्रिस्टीन नॉवल टू द फीचर द कैरेक्टर ऑफ द हरक्यूल पोरट, ठीक है। तो एक तीसरी नॉवल है जिसमें कि हरक्यूल पोरट के कैरेक्टर को ऐसा रिवील किया गया है। इन द नॉवल द पोरट कम आउट्स ऑफ द रिटायरमेंट इन्वेस्टिगेट, देखो इसमें रिटायरमेंट से आता है वो, ताकि केस को इन्वेस्टिगेट करता है, और वो केस किसके रिगार्डिंग है, जो बिल्कुल जो कवर पेज पे लिखा हुआ द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड उसके रिगार्डिंग है। तो फर्स्ट थिंग ये है कि देखो इसमें वो ऑन ड्यूटी नहीं होता, रिटायर्ड हो चुका है हरक्यूल पोरट, ठीक है। अब जो पोरट जो फाइनली रिटायर्ड हो रखा है उसको बुलाया है इस केस को रिजॉल्व करने के लिए, रॉजर एक्रोइड के मर्डर के रिगार्डिंग। Known for its twist ending, the novel was well received by the critic at the time of the release. In 2013, the British Crime Writers Association voted is the best crime novel of all the time. देख रहे हो उसका अभी तक का इम्पैक्ट, कि 21st सेंचुरी में भी इसे सबसे बेस्ट क्राइम नॉवल के अवार्ड मिला है। तो यही बात जो मैं आपको बता रहा था, 1926 में जो राइटिंग थी उस तरह से प्रॉपर ये ब्लेंड आउट नहीं हो पाई, पर एंड में
जैसे लिटरेचर के क्राइम सस्पेंस में मेन स्ट्रीम में ऐड हुई 1960s एंड 70s में, काफ़ी रीडर ने उठा के पढ़ना शुरू करा, तब पता चला कि ठीक है, जो कंटेंट बेस्ड राइटिंग लिखी गई है और जो सस्पेंस और थ्रिल का कंसेप्ट जो रखा है अगाथा क्रिस्टी ने, वो सच में एक आउटस्टैंडिंग राइटिंग है बिल्कुल। अब आ गई है फाइनली समरी। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, और मर्डर सस्पेंस है तो शायद थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। बाकी जो ऐसे हैं जिनका सेरिब्रम बहुत परफेक्ट है एकदम से, जिनकी स्टोरिंग पावर अच्छी है, तो वो ऐसे बैठ सकते हो। पर फिर भी एक तरह से कॉपी और पेन फटाफट उठा के साइड में बैठ जाओ और फिर इसको देखना था, और साथ साथ आप फ्लो चार्ट बना लेना, तब आपको ये क्लियर हो जाएगा। बाकी मैं 2 से 3 बारी रिपीट भी करवा दूंगा सेम स्लाइड को, ताकि अच्छी तरह से कहानी आपके दिमाग में पूरी तरह से फिट हो जाए। तो देखो, स्टार्टिंग कहानी की कहाँ से होती है, द नॉवल बिगिंस, ये पूरी जो सस्पेंस और थ्रिल वाली नॉवल है कहाँ से शुरू होती है, डॉक्टर जेम्स शेफर्ड। एक तो इस कैरेक्टर को दिमाग में अच्छी तरह से घुसा लो। ठीक है, इस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से समझ लो, इस कैरेक्टर को, क्योंकि एंड में आपको पता चल जाएगा कि इस कैरेक्टर की कितनी इंपॉर्टेंस है। तो जेम्स और शेफर्ड, यानी डॉक्टर जेम्स शेफर्ड। और दूसरे जो हमें कैरेक्टर इसमें ध्यान रखना है, इससे मिसेस फेरार। देखो, डॉक्टर जेम्स शेफर्ड जो है वो अपने घर पे वापस आता है, यानी स्टार्टिंग जैसे ही नॉवेल ओपन होती है आपको दिखा रखा है कि डॉक्टर जेम्स शेफर्ड ये अपने घर की तरफ वापस आ रहा है। ठीक है, और वापस आता है, और जैसे ही वापस आता है इसके थ्रू अब हमें पता चलता है कि ठीक है, मिसेस फेरार जो है उसकी डेथ हो गई है। ठीक है, किसकी डेथ हुई है ये ध्यान रखना, मिसेस फेरार की डेथ हुई है। तो दोबारा से एक बारी दोबारा सुन लो कि डॉक्टर जेम्स शेफर्ड जो है वो घर की तरफ आ रहा है। नॉवेल की स्टार्टिंग में दिखा रखा है कि वो घर की तरफ आता है, और उसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि ठीक है, मिसेस फेरार की जो है वो डेथ हो गई। और डेथ की कॉज को क्या बताया गया है, ओवरडोज ऑफ दी वेरोनल। वेरोनल एक स्लीपिंग ड्रग है जिसका एक्सेसिव यूज़ करने की वजह से किसी की डेथ हो जाती है। ठीक है, जैसे एक तरह की नींद की दवाई, बहुत ज़्यादा नींद की दवाई ले लो तो बंदा फिर उठ ही नहीं पाता, उस तरह का कंसेप्ट है ये। तो मिसेस फेरार जो है उसकी डेथ हो जाती है, और उसकी डेथ की वजह जो है ये पता चलता है कि ओवरडोज ऑफ वेरोनल, कि उसने वेरोनल का ओवरडोज लिया है। तो सीन में दिखाया गया कि शेफर्ड और उसकी बहन यानी कैरोलिन दोनों बैठ के ये सोच रहे होते हैं कि ठीक है, एक तरह का ये सुसाइड है। ठीक है, तो एक तरह का ये सुसाइड है, वो ये समझ रहे होते हैं। देखो, अब कैरेक्टर कौन सा इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर मैं टिक करूँ, तो डॉक्टर जेम्स शेफर्ड याद रखना है और मिसेस फेरार याद रखना है। कैरोलिन याद रखना है नहीं रखना वो आपकी मर्जी है, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं है, माइनर कैरेक्टर है। तो ये ध्यान होना चाहिए। डॉक्टर जेम्स शेफर्ड को आते हुए दिखाया है घर की तरफ, और वो अपनी बहन के साथ मिलके बात कर रहा है, और बात क्या कर रहे हैं वो कि ठीक है, मिसेस फरार मर गई, और सब जगह, और जो मिसेस फरार की डेथ की वजह क्या है, वो ओवरडोज ऑफ वेरोनिल। और एक और बात और थी कि देखो, मिसेस फरार जो है एक अच्छी औरत नहीं बताई गई थी। ऐसा र्यूमर फैला हुआ था कि उसने अपने हस्बैंड, एक अल्कोहलिक हस्बैंड की जो है उसने उसे जहर दे के मार दिया था, जो एक ठीक इससे 1 साल पहले मरा था। तो यहाँ पे रीडर को एक बात तो क्लियर होगी कि मिसेस फेरार के कैरेक्टर के बारे में पता चल गया। जब जेम्स शेफर्ड घर पे वापस आता है, तो वो ये नॉवेल की स्टार्टिंग होती है, वो अपनी बहन के साथ मिलके बात कर रहा है। ठीक है, तो ये पिक्टोग्राफिक सीन में दिमाग के अंदर चलाओ, और वो ये बात कर रहा होता है कि यार देखो, मिसेस फरार मर गई। अब मिसेस फरार तो मर गई, पर मिसेस फरार की मरने की वजह, उसकी जब बहन पूछती तो कहता है मिसेस फरार की मरने की वजह ओवरडोज ऑफ वेरोनिल, उसे स्लीपिंग ड्रग ज़्यादा ले लिया। तो ठीक है, तो वो आपस में बात करते हैं, फिर वो बातों बातों में ये बात निकल आती है कि मिसेस फरार एक अच्छी औरत नहीं थी, क्योंकि उसके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लग रखा था कि उसने 1 साल पहले अपने हस्बैंड को मार दिया था जहर दे के। और एक और बात देखो, 2 बातें मिसेस फरार की सोसाइटी में फैली हुई थी। तो ये औरत अच्छी नहीं है, क्यों? पहले तो इसने अपने हस्बैंड को मारा है, अल्कोहलिक हस्बैंड को। दूसरा, इसका चक्कर चल रहा है किसके साथ, अब आ गया आपका सेंट्रल कैरेक्टर जो कि कवर पेज पे है, रॉजर एक्रॉयड। देखो, रॉजर एक्रॉयड के साथ इसका चक्कर चल रहा है। ठीक है, तो इसका चक्कर रॉजर एक्रॉयड के साथ भी था, इस वजह से इसने अपने हस्बैंड को मार दिया, तो एक सही औरत नहीं है। तो ये हमें रीडर को जो है वो स्टार्टिंग वाले उसमें पता चलता है। ठीक है, यहाँ तक तो बात आपको समझ आ गई कि जेम्स शेफर्ड अब वापस आया, और फाइनली मिसेस फरार जो है वो उसकी डेथ हो चुकी है। और मिसेस फरार एक अच्छी औरत नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर 2 आरोप लग रखे हैं। पहला ये कि उसने अपने हस्बैंड को मारा, दूसरा है उसने रॉजर एक्रॉयड को मारा। यहाँ पे अगर आपका थोड़ा बहुत इंटेंशन अगर सही हो तो आपने कवर पेज को उठा के देखा होगा, और ये मर्डर मिस्ट्री किसके ऊपर लिखी है, देखो कवर पेज पे लिखा हुआ है, द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रॉयड। यहाँ से आपको एक बात एग्जैक्ट पता चल जाएगी कि हाँ, अब रॉजर एक्रॉयड का भी मर्डर होगा कहानी में।
ठीक है, थोड़ा प्रीकर्सरी वे में मूव करना होता है, थोड़ा हमें पहले से समझ के चलना होता है चीज़ों को। और रॉजर एक्रोइड के साथ इसका चक्कर है। अब रॉजर एक्रोइड जो कहाँ रहता है, फर्निल पार्क स्टेट, और उसकी एक वाइफ जो है, उसकी जो वाइफ बता रहे हैं वॉज ऑल्सो ए हैवी ड्रिंकर, वो बहुत ज़्यादा शराब पीती है। तो इसी वजह से उसका हस्बैंड ज़्यादा शराब पीता था, इसकी वाइफ ज़्यादा शराब पीती है, और ये इन दोनों का चक्कर चल रहा था। इस ड्रग को मत भूलना, वेरोनल, क्योंकि कहानी की स्टार्टिंग में भी ये वेरोनल ड्रग है और बिल्कुल कहानी के एंड में भी ये वेरोनल ड्रग आएगा। तो इनकैप्सुलेटेड है इस फॉर्मेट में, यानी ऐसा लगेगा कि कैप्सुलेटेड का मतलब क्या होता है, उस पूरी कहानी को इस ड्रग ने घेर रखा है, ठीक है, स्टार्टिंग और एंड में। तो देखो मर्डर फिक्शन है, तो वो ये पूछ सकते हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेरोनल, वेरोनल का इंपॉर्टेंस क्या है इसमें, या फिर कहानी की स्टार्टिंग में कमेंट करो, ये सब कुछ पता होना चाहिए। द वेल्दी एक्रोइड, आप देखो रॉजर एक्रोइड की डेथ होगी, ये सब पता है, पर अभी हुई नहीं है, ठीक है, ये हमें पहले से ही पता चल गया क्योंकि हमने कवर पेज पे देख रखा है, मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड। जैसे हम आगे चलते हैं तो देखो, क्योंकि ये सेंट्रल कैरेक्टर है रॉजर एक्रोइड, तो उसकी फैमिली के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वेल्दी था एक्रोइड, बहुत मोटी फर्म था ये, ठीक है। उसका एक स्टेप सन था, ठीक है, एक सौतेला बेटा जिसका नाम क्या था, रैल्फ पेटॉन, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैं पहले ही बता रहा हूँ उसको इंपॉर्टेंट रखो। जैसे डॉक्टर जेम्स शेफर्ड इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, मिसेस वेरार अगेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर क्योंकि डेथ हो चुकी है इसकी। तो इसी की वजह से ये पूरी कहानी मूव कर रही है, क्योंकि इसी के सस्पेंस को, इसी के डेथ मिस्ट्री को इसमें सॉल्व किया जा रहा है। रैल्फ पेटोन जो है वो रॉजर एक्रोइड का क्या है, सौतेला बेटा है। हिज रिसेंटली विडोड सिस्टर इन लॉ, उसकी जो सिस्टर इन लॉ है यानी इसकी बहन रिश्ते में, वो मिसेस सिसिल एक्रॉय, ठीक है, वो विडो है, ठीक है, यानी उसकी भी कोई वो, यानी उसके हस्बैंड की फाइनली डेथ हो रखी है। ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और ऐसे ऊपर मैंने जो बताया था कैरोलिन कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है। मिसेस एक्रॉयड डॉटर, अब इस मिसेस एक्रॉयड यानी मिस्टर एक्रॉयड या मिसेस एक्रॉयड डॉटर, अब इनकी बेटी का नाम क्या है, फ्लोरा, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। तो यहाँ पे ये पता चल जाएगा आपको कि एक्रॉयड के एक सौतेला बेटा था जिसका नाम था राल्फ पेटॉन, और उसकी एक बेटी थी जो जिसका नाम क्या था, फ्लोरा। ऑल्सो रिसाइडिंग द स्टेट, और कई सारे सर्वेंट हैं। देखो सर्वेंट देखना, एक्रॉयड का बटलर, देखो बटलर को तो छाता वाता दिखाते हैं ना, जो आगे पीछे चेला वाले काम जो करते हैं वो, नौकर तरह के एक तरह से। तो एक्रॉयड के बटलर का नाम क्या था, पार्कर, ये थोड़ा सा याद रखना है आपको। एंड मिस रसल, मिस रसल कौन थी, इसकी हाउस कीपर, तो ये याद रखना, हाउस कीपर का नाम क्या है, मिस रसल, और बटलर का नाम क्या है, पार्कर। तो बटलर पार्कर है और मिस रसल हाउस कीपर है। वन नाइट द शेफर्ड गोज टू द फिनाइल फर्निल पार्क टू हैव ए डिनर विद एक्रॉयड। देखो जेम्स शेफर्ड जो वापस आया था, ये जेम्स शेफर्ड जो है किसके पास जा रहा है, फिनाइल, फिनाइल में कौन रहते हैं, फिनाइल पार्क ये एड्रेस है, फिनाइल पार्क में कौन रहते हैं, यहाँ पे एक्रॉयड की फैमिली रहती है। तो शेफर्ड जो है फर्नाइल पार्क यानी फेरनल पार्क वहाँ जाता है, वहाँ पे एक्रॉयड की फैमिली रहती है, क्योंकि देखो कहानी में शेफर्ड और जो है ये फेरनल पार्क में जो ये फैमिली रह रही है एक्रॉयड, ये जानते हैं, ठीक है, एक दूसरे को जानते हैं, डिनर करने के लिए जा रहे हैं। वहाँ एक्रॉयड, मिसेस एक्रॉयड, फ्लोरा सारे बैठे हुए हैं, ठीक है, रेमिन वेमिन सब कुछ। आफ्टर डिनर द शेफर्ड मीट्स प्राइवेटली विद द एक्रॉयड। अब देखो जैसे डिनर हो गया तो शेफर्ड जो है वो किससे मिल रहा है, एक्रॉयड के साथ, एक्रॉयड से मिल रहा है। ये ध्यान रखना अभी रॉजर एक्रॉयड की डेथ नहीं हुई है उसकी, ठीक है। ये सब मैंने आपको ये बताया था कि कहानी के कवर पेज पे आप देख के ये पता कर सकते हो कि इसकी डेथ होगी, पर अभी कहानी में नहीं हुई, ठीक है। तो वो एक्रॉयड से मिलता है और एक्रॉयड से मिलके क्या कहता है, रिवील्स इन दैट मिसेस विरार, बताता है देखो यार मिसेस विरार की डेथ होगी। उसने तो अपने पहले ही क्यों बता रहा है ये रॉजर एक्रॉयड को, क्योंकि शेफर्ड को ये पता है रॉजर एक्रॉयड जो है उसका चक्कर किससे चल रहा था, मिसेस विरार से। तो उंगली करने की आदत नहीं होती, ऐसे ही आ रखा था। तो शेफर्ड आया रॉजर एक्रॉयड को बोल रहा, अरे यार मिसेस फरार की डेथ हो गई है ना, और उसको ये खबर आई है कि मिसेस फरार को कोई ब्लैकमेल कर रहा था। और देखो जब ये पता करने आया कि फाइनली, तो यहाँ पे क्या सीन होता है, सीन को अच्छी तरह से समझना। अब पहले तो डिनर हो गया है ना इनका, इन्होंने खा पी लिया अच्छी तरह। अब शेफर्ड और कौन बैठा हुआ है, रॉजर एक्रॉयड, तो एक तरफ शेफर्ड है एक तरफ रॉजर एक्रॉयड है, ठीक है। तो शेफर्ड रॉजर एक्रॉयड को क्या कहता है कि देखो मिसेस फरार की डेथ होगी। रॉजर एक्रॉयड शेफर्ड को क्या कहता है, मुझे पता है उसकी डेथ हो गई, पर मेरे को ये पता है कि उसे कोई ब्लैकमेल करता था। ये कौन बता रहा है, खुद बताओ, रॉजर एक्रॉयड बता रहा है। रॉजर एक्रॉयड बता रहा है कि मुझे, क्योंकि देखो ये उसका आशिक था, पहले ही मैंने बताया इन दोनों का चक्कर चल रहा था, तो इसके पास तो इन्फॉर्मेशन होगी।
तो लास्ट दिनों में रॉजर एक्रोयड को मिसेस फरार बताती थी कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा है, और ब्लैकमेल किस चीज़ की रिगार्डिंग कर रहा है कि उसने अपने जो हस्बैंड है उसे जहर दे के मारा था, इस चीज़ को लेके कोई उसे ब्लैकमेल कर रहा है, यानी किसी के पास प्रूफ है ये। ठीक है, तो उस कंसेप्ट को लेके कोई ब्लैकमेल कर रहा है। और ये खबर किसके पास है? रॉजर एक्रोयड के पास है। रॉजर एक्रोयड ये बात किसको बता देता है? शेफर्ड को। ठीक है, जेम्स शेफर्ड, ये वही शेफर्ड है जो कि कहानी बिल्कुल स्टार्टिंग में आया था। ठीक है, जो मैंने बताया था जेम्स शेफर्ड आया है। जेम्स शेफर्ड अब अपनी बहन के साथ बात कर रहा है। बात क्या कर रहे हो? मिसेस फरार मर गई। मिसेस फरार जो है वो नाम ही फरार है, ठीक है, गंदी औरत बताई गई है कि पहले उसका चक्कर जो है रॉजर एक्रोयड के साथ चल रहा है, उसने अपने हस्बैंड को मार दिया। फिर इस कहानी में दिखा रखा है कि उसकी डेथ हो रखी है। मिसेस फरार की डेथ अभी हुई है, क्योंकि नॉवेल के ओपनिंग में ही हो जाती है, क्योंकि उसने ओवरडोज ले रखा था वर्नोल का। लोगों को लगता था कि उसने सुसाइड किया है। डॉक्टर जेम्स शेफर्ड जो है एक्रोयड फैमिली से मिलने आता है। एक्रोयड फैमिली से मिलने के बाद वो वहाँ पे जो है शेफर्ड और एक्रोयड आपस में बात करते हैं, जहाँ पे शेफर्ड रॉजर एक्रोयड को कहता है मिसेस फरार की डेथ की खबर सुनी। रॉजर एक्रोयड शेफर्ड को कहता है मुझे पता है उसकी डेथ होगी, और मुझे एक बात और पता है कि उसे कोई ब्लैकमेल कर रहा था, जिसके पास इंफॉर्मेशन थी कि उसने अपने पति को जहर दिया है। पार्कर बटलर कम्स इन टू डिलीवर ए लेटर। एकदम से पार्कर और बटलर, ठीक है, ये दोनों भागते हुए आते हैं, एक लेटर देते हैं किससे? एक्रोयड को। हर चीज़ को ध्यान से सुनना, क्वेश्चन कहीं से आ सकता है। एक लेटर देते हैं वो किससे? एक्रोयड को। सेंड टू हिम बाय, ठीक है, बाय मिसेस फिराज बिफोर शी डाइड। देखो, पार्कर जो बटलर था, ठीक है, पार्कर का नाम याद रखना, मैंने पहले ही बोला था पार्कर एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। पार्कर को जो बटलर था एक्रोयड फैमिली का, उसे लेटर दिया था किसने? मिसेस फरार ने मरने से पहले, और उसमें लिखा हुआ था उस ब्लैकमेलर का नाम। ठीक है, बस यहाँ तक आपको ये याद रखना है पहली स्लाइड में। अब वैसे इन स्लाइडों में ज़्यादा आपका टाइम लगेगा, पर अच्छे से समझना। एक्रोयड ने फिर क्या करा? एक्रोयड ने लेटर को, देखो, जब लेटर पढ़ने का उसने शुरू करा तो उसने बोला, उस लेटर में लिखी हुई ये बात थी कि इस लेटर को कोने में जाके पढ़ना और प्राइवेट में पढ़ना, कोई होना नहीं चाहिए। अब वहाँ पे कौन है? शेफर्ड। तो एक्रोयड शेफर्ड को कहता है एक्सक्यूज़ मी, और वहाँ से निकल जाता है और कोने में जाके पढ़ता है उसे। आउटसाइड द गेट ऑफ द होम ही रन्स इनटू द स्ट्रेंजर। अब देखो क्या होता है, एकदम से बाहर कोई एक स्ट्रेंजर आ जाता है, ठीक है, एक अजनबी आ जाता है, एंड ही रन्स इनटू द स्ट्रेंजर हु आस्क हिम फॉर द डायरेक्शन ऑफ टू फर्नेल पार्क। ठीक है, अब ये ध्यान देना। तो जाते टाइम जो है, जैसे ही वो जा रहा था, कौन? शेफर्ड जब जा रहा था, तो एक स्ट्रेंजर मिला उसे, जो कि ये पूछ रहा था फर्नाइल पार्क, यानी जहाँ एक्रोयड की फैमिली रहती है, उसके डायरेक्शन पूछ रहा था, कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। तो ये ध्यान रखना है आपको। एक्रोयड लेटर को पढ़ रहा है इस पूरे सीन में, प्राइवेटली लेटर को पढ़ रहा है वो, क्योंकि उसमें उसका नाम है जो ब्लैकमेल कर रहा था मिसेस फरार को। उसके बाद शेफर्ड अब वहाँ से चल रहा है, पूरे को इमेजिन करो इस पूरे सीन को। शेफर्ड वहाँ से जा रहा है, जाते वक्त जब वो निकल रहा था तो गेट के आसपास किसी ने उसे डायरेक्शन पूछा फर्नाइल पार्क का। व्हेन शेफर्ड अराइव्स होम, जब वो घर पहुँच गया, यानी शेफर्ड घर पहुँच गया, उसके पास एक कॉल आई फ्रॉम द पार्कर। पार्कर कौन? बटलर, वही बटलर। टेलिंग हिम दैट द एक्रोयड हैज़ बीन मर्डर्ड। यहाँ से कहानी शुरू होगी। एक्रोयड की जो है वो, एक्रोयड को किसी ने मार दिया, यानी जो वो लेटर पढ़ रहा था वो प्राइवेटली, और उस लेटर के अंदर उस ब्लैकमेलर का नाम था। तो यहाँ पे एक्रोयड को मार देता है कोई। आफ्टर रशिंग बैक टू दी फर्नाइल, फिर फटाफट शेफर्ड भागता आता है वापस और पता करता है कि क्या पार्कर ने कॉल किया था। बाद में पता चलता है पार्कर की तरफ से कोई कॉल नहीं आई थी। द टू मैन फाइंड द एक्रोयड डेड इन दिस स्टडी। अब दो इंसान जो हैं वो एक्रोयड को देखते हैं, एक तो हमारे पास शेफर्ड, दूसरा पार्कर। अ मेटल डैगर स्टिकिंग आउट ऑफ हिज नेक। उसकी जो नेक है उसमें से एक मेटल डैगर, यानी एक तरह से चाकू पार कर रखा था। और द शेफर्ड नोटिस द लेटर फ्रॉम द मिसेस फरार इज गॉन। जो लेटर था वो, यानी वो सोचो खुद, वो लेटर कितने इंपॉर्टेंट लेटर था कि वो लेटर ही गायब था वहाँ से। द पुलिस आर कॉल्ड, पुलिस को बुलाया गया, जैसे कि हर लाश के बाद पुलिस को बुलाया जाता है देखने के लिए। ऑल द रेसिडेंट ऑफ द हाउस, सबको बुलाया गया पूछताछ के लिए। मिसेस एक्रोयड, फ्लोरा, मिस रसल, पार्कर, ब्लंट, रेमंड, पार्लर, ठीक है, सबको। उर्सुला बॉन्ड, एक ये कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, उर्सुला बॉन्ड, सबको बुलाया गया। हाउएवर इट सीम दैट ऑल दी, सबके पास कोई ना कोई एलिबाई, जिसे एलबाई कहते हैं, एलबाई एलिबिस और एलबाई जिसे हम कहते हैं, इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई वजह थी, ठीक है, मैं यहाँ नहीं था, मैं वहाँ था, मैं ये कर रहा था, मैं वो कर रहा था, सिर्फ एक को छोड़ के। उर्सुला के पास
उर्सुला के पास कोई भी एलिबीज नहीं थे, यानी उसके पीछे उसके पास कोई रीज़न नहीं था। और वहीं दो दो एक चीज़ और देखने को मिला कि रैल्फ पेटोन यानी जो एक्रोइड का सौतेला बेटा था वो कहीं दिखाई नहीं, यानी वो फरार हो चुका था। तो सारा शक इन दोनों के ऊपर ही आएगा। आपको पता है ज़्यादा शक किसके ऊपर जाएगा? रैल्फ पेटोन के ऊपर। फ्लोरा कन्विंसेस शेफर्ड टू आस्क द हरक्यूल पर्थ। तो ठीक है, तो शेफर्ड किसी देखो अब इस पूरे सीन में साफ आपको लग रहा होगा कि राल्फ पेटोन जो है वो विक्टिम है, उसने कराया ये सारा क्राइम। तो अब फ्लोरा, क्योंकि उसकी बहन है, अब फ्लोरा शेफर्ड को बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि ऐसे नहीं, हरक्यूल पोराइट को बुलाओ, हरक्यूल पोराइट को बुलाओ, वो एक रिटायर्ड हो चुका है पर वो एक्सलेंट डिटेक्टिव। अब यहाँ से अगास्ता क्रिस्टी का एक फिक्शियस कैरेक्टर जो कि साउंड कैरेक्टर है, बोल्ड कैरेक्टर है, और हमेशा याद रखना डिटेक्टिव फिक्शन में जो कैरेक्टर एज एन फ्लैट कैरेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं जो डिटेक्टिव होते हैं, दैट इज़ रियली द आउटस्टैंडिंग। इसीलिए ऐसे डिटेक्टिव को हर नॉवल में सेम उसमें रखा जाता है ताकि एक तरह की इमेज दिमाग के अंदर बन जाए। फिर यही जो कैरेक्टर होते हैं पूरी नॉवल और प्लॉट सबको चलाते हैं। जैसे शेरलॉक होल्म्स एक कैरेक्टर है, पर उस कैरेक्टर की वजह से डिटेक्टिव फिक्शन फेमस होता है, ना कि पहले एक दो बारी डिटेक्टिव फिक्शन की वजह से वो फेमस हुआ। बाद में उस कैरेक्टर में इतनी पावर आ गई कि उसने पूरी कहानी को अपनी तरफ से मूव करना शुरू कर दिया। तो हरक्यूल पोराइट आ गया। अब सब कुछ है ना, वजह भी है और कहानी भी है। कहानी क्या, हरक्यूल पोराइट आ चुका है अगास्ता क्रिस्टी का, और सेकेंड थिंग मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड जस्टिफाइबल है ना। अब जस्टिफिकेबल है कि हाँ जो हेडिंग है उसका सच में डेथ हो गई है इसमें। द रिटायर्ड डिटेक्टिव था, देखो शेफर्ड नेक्स्ट डोर नेबर टू हेल्प इन इन्वेस्टिगेट द अंकल्स मर्डर। वो कहती है उसके, देखो शेफर्ड के पड़ोसी था वो, कौन, हरक्यूल पोराइट, कहता उसको बुलाओ अंकल, वो करेगा इसमें काम, बहुत अच्छा डिटेक्टिव है वो, नहीं तो ऐसा सारा इल्ज़ाम मेरे भाई के ऊपर आ जाएगा, रैल्फ पेटोन के ऊपर। Finally, he asked the shepherds what time he met the stranger outside the gates of the Fernile Park and discovered the goose quill and a ring with the inscription from the hour in the house. अब वो आ जाता है, वो केस को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद वो आता है। सबसे पहले वो शेफर्ड से पूछता है तुम किस स्ट्रेंजर से मिले थे, किस अजनबी से मिले थे गेट के बाहर। और उसके बाद वो पूछता है कि उसको फिर क्या मिलता है, गूस क्विल। देखो क्विल होता है एक पंख, गूस तुम्हें पता है ना, जानवर। तो उसकी जो पंख है, ठीक है, एक तो पंख मिलता है उससे, और उसके बाद रिंग, एक रिंग मिलता है जिसमें क्या लिखा होता है, फ्रॉम आर, आर की तरफ से रिंग है। तो ये ध्यान रखना, गूस क्विल और रिंग। ठीक है, ये कौन ढूंढता है, कौन ढूंढता है ये फाइनली, हाँ शेफर्ड, शेफर्ड नहीं सॉरी, जो इस पूरे नोवेल का जो डिटेक्टिव है हरक्यूल पोराइट, वो ढूंढता है। उसके बाद देखो किन किन चीज़ों पे ध्यान देता हो, तो गूस क्विल दिखता है उसे, एक रिंग, ठीक है, दो तो इसे चीज़ मिल गए। उसके बाद एविडेंस में इसके बाद दो चीज़ें तो लग गई हाथ में। उसके बाद देखो वो ये देखता है कि चेयर इन दी एक्रोइड स्टडी हैड बीन मूव बिटवीन द टाइम शेफर्ड विजिटेड हिम। जब शेफर्ड वापस आया था देखने के लिए, तब वहाँ से एक चेयर को और हटाई गई, ये भी वो पता कर लेता है। ही ऑल्सो डिस्कवर द एक्रोइड हैड परचेज ए डिक्टाफोन। एक्रोइड ने एक तरह का डिक्टाफोन भी खरीदा था, वो भी गायब है। तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। डिक्टाफोन सिंपल मतलब क्या होता है, आपके पास एक कैसेट रिकॉर्डर, रिकॉर्ड करने के लिए रिकॉर्डर एक तरह से, तो वो भी गायब है। यानी चेयर गायब है, गोस्ट क्विल मिला उसे, रिंग मिला उसे, ठीक है। रिंग में क्या लिखा होता, फ्रॉम आर, आर की तरफ से। अब ये आर ढूंढना था, कौन है यार। और उसके बाद वो चेयर गायब है वहाँ से, और उसके बाद डिक्टाफोन भी गायब है। तो ये चार चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। द पुलिस ट्रेस द कॉल दैट वॉज मेड बाय द शेफर्ड सून आफ्टर द एक्रोइड डेथ। अब कॉल को भी ट्रेस में लिया गया, पर फिर पता चला कि जो है एक्रोइड की टू ए पब्लिक टेलीफोन एट द किंग्स अबाउट ट्रेन स्टेशन। जो कॉल आई थी वो ट्रेन स्टेशन से आई थी, किंग अबाउट के ट्रेन स्टेशन से। दोबारा सुनो, मर्डर मिस्ट्री कर रहे हैं तो इन चीज़ों को आपको नोट करना पड़ेगा, जैसे वकील नोट करते हैं मान लो, तो वो सारा कुछ की गूस क्विल, रिंग फ्रॉम आर, और उसके बाद वो चेयर की पोजीशन जो है वो इस इधर से उधर मूव हुई, और फाइनली जो हमारे पास है डिक्टाफोन। तो शेफर्ड डिसाइड टू कीप ए रिकॉर्ड ऑफ द केस एज इट डेवलप। वो अब वो सबको लिख लेता है। ऐसे पोरेट इन्वेस्टिगेट्स द मर्डर द सीक्रेट मैनी ऑफ द फर्नाइल। देखो जब पोरेट जब इस पूरे को इन्वेस्टिगेट करता है तो कईयों के सीक्रेट निकल के बाहर आते हैं। अब देखो सीक्रेट किन किन के निकले, यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। सबसे पहले द क्विल कंटेन्स हीरोइन, वो जो पंख था उसके अंदर हीरोइन था, यानी कोई अंदर ड्रग्स लेता था। एंड बिलोंग्स टू द स्ट्रेंजर होम, और वो जो स्ट्रेंजर था ना जो शेफर्ड से मिला था गेट पे, वो मिस रसल का इलेजिटिमेट बेटा था जिसका नाम था चार्ल्स केंट। मिस रसल ऊपर आई थी कैरेक्टर में, मैंने आपको बताया था मिस रसल, जब कैरेक्टर मैंने फाइनली बताया था मिस रसल हाउस कीपर, ठीक है। तो मिस रसल जो है वो हाउस कीपर है, उसका एक इलेजिटिमेट, यानी उसका खुद का बच्चा नहीं है, ठीक है, एक इलेजिटिमेट बच्चा, ठीक है, वो कौन था, चार्ल्स केंट। तो अजनबी का नाम क्या था, चार्ल्स केंट।
ठीक है, वो जो मिला था उसे चार्ल्स केंट, ध्यान रखना। और किसका बेटा था वो? इलेजिटिमेट सन था। किसका? मिस रसल का, सॉरी, मिस रसल का वो इलेजिटिमेट चाइल्ड था, चार्ल्स केंट। ठीक है, दोबारा इसे लिख लो कॉपी में, या फिर इसको नोट करते चलो। मैंने पहले स्टार्टिंग में कहा था कि जो, क्योंकि मर्डर मिस्ट्री पढ़ने वाले थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग हो सकता है। वैसे तो मैं बहुत इजी करवा रहा हूँ, 3 से 4 बार ही रिपीट करवा रहा हूँ, इस वजह से ये वीडियो थोड़ी बहुत लंबी लगेगी। पर हाँ, सिर्फ इसको पढ़ के आप पेपर में डायरेक्टली जा सकते हो और सारे आप बिल्कुल अच्छी तरह सभी क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो, क्योंकि हर पैसेज से आंसर कहीं ना कहीं आ सकते हैं। जैसे कि पोरेट ने केस को कैसे इन्वेस्टिगेट किया, तो आपको ये सब ध्यान रखना है कि जब जैसे केस को इन्वेस्टिगेट किया, पहले क्विल मिली जिसमें हीरोइन थी, ठीक है, जिसके अंदर हीरोइन का प्रेजेंस देखा गया एज इन ड्रग। फिर उसके बाद दूसरा मिस रसल का इलेजिटिमेट सन था, वो जो चार्ल्स केंट था। फ्लोरा ने कन्फेस किया दैट शी हैड स्टोलन मनी फ्रॉम द अंकल्स बेडरूम एंड दैट शी हैड इनिशियली लाइड अबाउट हर वेयर अबाउट ऑन द नाइट ऑफ द मर्डर। जब पहले पोराइट ने पूछा था फ्लोरा से कि तुम कहाँ थी उस मौत वाली रात में, उस जिस दिन ये सीन हुआ था मर्डर वाली रात में, तुम कहाँ थी, तो उसने कुछ और बोला था। पर अब उसने बोला कि नहीं, मैंने बस अपने अंकल के वहाँ से पैसे चुराए थे, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी बदनामी हो, इसीलिए मैंने उस दिन झूठ बोला। ब्लंट रिवील्स दैट ही इज इन लव। देखो अब याद रखना, ब्लंट ने बताया कि वो फ्लोरा को प्यार करता है, इसी वजह से फ्लोरा को बचाने के लिए उसने भी झूठ बोला। तो 2 लोगों ने झूठ बोला, ये ध्यान रखना, फ्लोरा और ब्लंट ने। तो ये वाला आपके पास जो पैसेज है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। उसके बाद आपके पास आता है उर्सुला ब्राउन, ठीक है, उर्सुला बॉन्ड, जिसको मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था। इसके पास कोई एलिबाई नहीं थे, एलिबाई का मतलब एक रीज़न नहीं था कि इसने ऐसा क्यों किया। सबके पास था, मैं यहाँ था, मैं वहाँ था, मैं यहाँ थी, मैं वहाँ थी, पर इसके पास कोई रीज़न नहीं था। तो उर्सुला ब्राउन ने क्या बोला, दैट ही सीक्रेटली मैरिड टू रैल्फ पेटोन, कि मैंने रैल्फ पेटोन से चुपके से शादी कर ली। एंड द रिंग विद फ्रॉम द आर इंस्क्रिप्शन हैड बीन ए वेडिंग गिफ्ट, और मुझे वो रिंग मिली थी आर के नाम से। यानी अब एक चीज़ तो इसमें से गायब होगी, आर वाला कंसेप्ट तो सॉल्व हो गया, क्विल वाला कंसेप्ट भी सॉल्व हो गया, 2 तो सॉल्व हो गए। देखो क्विल किसका था? चार्ल्स केंट का, ये बता दिया पोरोइट ने। रिंग किसका था? ये भी रिंग याद रखना, रैल्फ पेटोन से रिंग आर नाम से उसने किसको दिया था? उर्सुला ब्राउन को। और एन हैड बीन वेडिंग, द टू फेल्ट कंपेल्ड टू कीप देयर मैरिज एज ए सीक्रेट। उन्होंने कहा था अपनी मैरिज को वो सीक्रेट रखेंगे, रैल्फ और उर्सुला, क्योंकि उर्सुला जो थी वो एक लो हाउस कीपर, यानी वो भी उनके घर में एज एन हाउस कीपर। देखो वो जो फैशन का जो करते हैं, यानी ब्यूटी का जो फाइनिंग पार्लर, ठीक है, पार्लर वगैरह वो जो है वो चलाया करती थी। तो उर्सुला और जो रैल्फ है, इन दोनों ने सीक्रेटली शादी कर रखी थी, और रैल्फ ने उर्सुला को जो है वो रिंग दे रखी थी। तो गूस क्विल भी हो गया क्लियर, हमें रिंग भी हो गया क्लियर। अभी 2 चीज़ और रह गई, एक तो चेयर और उसके साथ डिक्टोफोन। इंपॉर्टेंट, डिक्टोफोन नहीं है वो अब तक रिजॉल्व। Ralph is suspected to be the murderer since his the footprints were found outside the window of the stepfather study। देखो उसके फुटप्रिंट में मिले थे रैल्फ के, कि घर की तरफ से भागते हुए फुटप्रिंट मिले थे। Blunt recalls it overheard that Aykroyd talking as someone in his study and after the shepherd left। अब ब्लंट ने ये बात बोला कि मैंने खुद सुना था एक्रोइड किसी से बात कर रहा था जब शेफर्ड चला गया था। याद रखना, जब शेफर्ड चला गया था उसके बाद, यानी जब शेफर्ड वहाँ से जा चुका था तब पीछे से जो है एक्रोइड जिंदा था। यानी ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से नोट करो, फिर बाद में बताऊंगा मैं क्या सीन था। शेफर्ड चला गया था और पीछे से एक्रोइड जो है वो बात कर रहा था किसी से, ठीक है। अब पीछे एक्रोइड बात कर रहा था किसी से, किसने बताया? ब्लंट ने बताया। तो यानी एक ये चीज़ तो आपको क्लियर है, शेफर्ड हो नहीं सकता, है ना, शेफर्ड तो किलर है नहीं, क्योंकि शेफर्ड तो वहाँ से चला गया भाई, शेफर्ड तो वहाँ से गया था और शेफर्ड को जो मिला था वो चार्ल्स केंट है, पता चल गया। और वो जो गूस क्विल के अंदर क्या था? हीरोइन, यानी वो नशे के काम करता था। और उसके बाद रिंग जो है वो आर रिंग वो रैल्फ पेटोन ने उर्सुला को दे रखा था। अब ये जो फाइनली हमारे पास ये जो पीछे एक्रोइड है, एक्रोइड जिससे बात कर रहा था, शक अपने आप किसकी तरफ जाएगा? रैल्फ पेटोन से, क्योंकि रैल्फ पेटोन को ही देखा गया, क्योंकि घर के जो दरवाजे बंद थे, खिड़कियों से कोई गया था और फुटप्रिंट बने हुए थे। और पीछे एक्रोइड उस समय जिंदा था जब शेफर्ड गया था, यानी शेफर्ड के जाने के बाद एक्रोइड कुछ बोल रहा था। इसके प्रूफ किसके पास है? ब्लंट के पास। The पोरित finds out that the Aykroyd had left money to the Ralph and the Flora। और पोरित ने ये भी बताया, ठीक है, अच्छा, पोरित को गेम समझ आ रहा है, अच्छा, तो एक्रोइड जो है उसने अपने पैसे रैल्फ के नाम छोड़ रखे हैं, फ्लोरा के नाम पे छोड़ रखे हैं और रेमंड के नाम पे छोड़ रखे हैं, इन तीनों के नाम पे छोड़ रखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इन्हीं तीनों में से कोई होगा, है ना। तो इनके पास वजह है मारने की, बाकियों के पास तो कोई वजह नहीं है।
अब ऐसे समझते जाना बस। पोरेट इनवाइट्स एवरीवन टू ए मीटिंग एट हिज रूम। अब पोरेट कहता है सबको बुलाओ जितने भी है, ठीक है, एंड अनाउंसेस दैट ही हैज सॉल्व द केस। मतलब मैंने केस सॉल्व कर लिया। आफ्टर रीहैशिंग द एविडेंस फ्रॉम द डिस्कवरिंग द पोरेट एक्यूजेस द शेफर्ड ऑफ नॉट बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट विद हिम। पोरेट सबसे पहले शेफर्ड को कहता है तुम मेरे साथ ऑनेस्ट नहीं हो, तुमने कुछ ना कुछ तो छिपाया है। शेफर्ड कन्फेसेस, शेफर्ड बोलता है बिल्कुल छिपाया है मैंने। ही रैन इनटू रैल्फ इन दिस सीक्रेट शॉर्टली आफ्टर द मर्डर। के जैसे ही मर्डर हुआ था मैं रैल्फ के पास गया था और मैंने उसे मेंटल इंस्टीट्यूशन में छिपाया ताकि उस पर मर्डर का ब्लेम ना लगे। तो यहाँ देखो धर्मात्मा टाइप का दिखाया गया है डॉक्टर शेफर्ड, के डॉक्टर शेफर्ड जो जैसे ही मर्डर हुआ, मर्डर के बाद डॉक्टर शेफर्ड रैल्फ को उसने बोला कि देखो तुम एक काम करो, मेंटल इंस्टीट्यूशन में जाके छिप जाओ क्योंकि तुम्हारे ऊपर शक हो सकता है। तो उस दिन मर्डर का इल्ज़ाम उसके पर ना जाए तो रैल्फ की मदद जो है वो शेफर्ड ने की थी। रैल्फ डिफेंडेड शेफर्ड्स एक्शन एंड सेइंग दैट शेफर्ड वाज ओनली टू प्रोटेक्ट हिम। रैल्फ कहता है बिल्कुल शेफर्ड ही मेरा अपना है, बाकी सब तो मेरे पर आए हैं। पोरेट सेज दैट द मर्डर नीड्स टू कम फॉरवर्ड। पोरेट कहता है ठीक है सभी अभी रुक जाओ, अभी थोड़ी देर बाद अपने आप पता चल जाएगा कौन है मर्डरर और कौन नहीं है। उसके बाद आफ्टर रिसीविंग ए टेलीग्राम, एक टेलीग्राम आता है। पोरेट सेज दैट इट कंफर्म्स द आइडेंटिटी ऑफ द मर्डरर एंड दैट ही विल गिव ऑल द इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस मैन इन मॉर्निंग। वो कहता है ठीक है मेरे को पता चल गया, एक टेलीग्राम आ गया मेरे पास, अब मैं सारी इन्फॉर्मेशन सुबह जाके पुलिस वालों को दे दूंगा। ये कौन कहता है? डिटेक्टिव पोरेट, कि मुझे पता चल गया कौन है किलर और मैं सारी इन्फॉर्मेशन कल सुबह ही पुलिस को जाके दे दूंगा। उसके बाद कहता है चलो सब जाओ, अब सबको कहता है जाओ, है ना, बस एक को रोक लेता है पर शेफर्ड को कहता है तुम यहीं रुको। व्हेन दे आर एलोन, जब वो अकेले बैठे थे तो पोरेट एक्यूज करता है शेफर्ड को, कहता है तूने मर्डर किया है। अकॉर्डिंग टू द पोरेट शेफर्ड वाज ब्लैकमेल, और कहता है तूने ही ब्लैकमेल किया था। किसको ब्लैकमेल कर रहा था ये? मिसेस फरार को, यानी मिसेस फरार का ब्लैकमेलर भी तू ही है, तूने ही रॉजर एक्रॉयड को मारा है। ही देन प्लेड ए रिकॉर्डिंग ऑफ एक्रॉयड वॉइस ऑन द डिक्टाफोन। फिर वो डिक्टाफोन उठाता है, उसे चलाता है और फिर दिखाता है देन प्लेड ए रिकॉर्डिंग वॉइस, के उसमें एक्रॉयड की वॉइस को रिकॉर्ड कर रखा होता है जो कि उसने उस दिन चलाया था जब वो, जैसे कि देखो शेफर्ड चला गया, जब शेफर्ड चला गया तो शेफर्ड ने पीछे एक्रॉयड की वॉइस को पहले रिकॉर्ड करके डिक्टाफोन में एक्रॉयड के पास रख दिया। बिल्कुल सही समझा, जो किलर है वो डॉक्टर शेफर्ड है, जो स्टार्टिंग में आया था ना जेम्स शेफर्ड, वही किलर है। ठीक है, तो एक बहुत सही चीज़ कहानी थी ये। तो डॉक्टर जेम्स शेफर्ड कैसे किलर है, देखो एग्जीक्यूशन देखो प्लान का। वो जब गया था बाहर तब उसने डिक्टाफोन में एक्रॉयड की वॉइस रिकॉर्ड करके यहाँ रख दिया ताकि उसके ऊपर ये इल्ज़ाम ना आए कि जैसे ही शेफर्ड गया पीछे रॉजर एक्रॉयड मर चुका था। पर बिल्कुल सही, जैसे ही शेफर्ड गया था शेफर्ड रॉजर एक्रॉयड को मार के फिर गया था और डिक्टाफोन में उसकी वॉइस को चला दिया और वही वॉइस जो है वो बाहर ब्लंट सुन रहा था और ब्लंट को लगा के अभी तो रॉजर एक्रॉयड जो है वो अंदर जिंदा थे। इसने यही बयान आगे दिया कि ठीक है भाई रॉजर एक्रॉयड तो जिंदा था उस समय जिस समय शेफर्ड गया था, तो शेफर्ड तो मार नहीं सकता। पर वो रॉजर एक्रॉयड नहीं, रॉजर एक्रॉयड के डिक्टाफोन की वॉइस थी और ये पकड़ लिया पोरेट ने कि कोई डिक्टाफोन में उसकी वॉइस को क्यों रिकॉर्ड करेगा। आफ्टर टेकिंग द लेटर फ्रॉम द एक्रॉयड ही प्लांटेड फुटप्रिंट्स आउटसाइड द स्टडी विंडो टू फ्रेम द रैल्फ बिफोर द मीटिंग ऑफ द चार्ल्स कैंट एट द फ्रंट ऑफ द गेट्स। उसके बाद उसने बोला कि ठीक है, लेटर उसने फिर एक्रॉयड से लिया। देखो तो मेन तो देखो लेटर था, लेटर में ही जो ब्लैकमेलर का नाम था वो था, और जो ब्लैकमेलर कौन था? वो डॉक्टर जेम्स शेफर्ड था। उसी लेटर के लिए उसने रॉजर एक्रॉयड को मारा था। तो वजह क्या थी इसके पीछे? वो जो लेटर है, तो लेटर के लिए मारा था उसने। तो वही कह रहा है कि जैसे फाइनली जब डिक्टाफोन पीछे चल रहा था उसी समय वो क्या करा, उसने वो लेटर को लेके एक्रॉयड के पास से, आफ्टर टेकिंग द लेटर फ्रॉम द एक्रॉयड ही प्लांटेड द फुटप्रिंट। उसके बाद उसने फुटप्रिंट बनाए खिड़की के बाहर ताकि ये दिखा सके कि रैल्फ भागा था खिड़की में से, और चार्ल्स कैंट से वो मिला गेट पे ताकि ये प्रूफ हो जाए कि देखो उस समय कैंट और चार्ल्स कैंट और ये मिले थे आपस में, ये प्रूफ रहे। शेफर्ड लेटर इंस्ट्रक्टेड अ पेशेंट टू कॉल हिम फ्रॉम द ट्रेन स्टेशन। शेफर्ड ने फिर बाद में एक पेशेंट को बोला तो मुझे ट्रेन स्टेशन से कॉल करो ताकि एक प्रूफ हो जाए। और एज ए रीजन एंड टू गो बैक द फर्नल एंड द टेलीग्राम कन्फर्म, ये टेलीग्राम से पता चल गई बात। एज वन ऑफ द फर्स्ट टू डिस्कवर द एक्रॉयड बॉडी, तू ही पहला ऐसा था जिसने कि एक्रॉयड की बॉडी को पहली बार देखा। तो उस समय से डिक्टाफोन उठा के बैग में डाल लिया और चेयर वहाँ से हटा दी। ऑल्दो द शेफर्ड डिनाइज ऑल ऑफ दिस एट फर्स्ट, पहले तो शेफर्ड मना कर देता है मैं नहीं था, जो कि हर किसी में होता है। पोरेट टेल्स द शेफर्ड दैट ही विल रिवील दैट ही नोज ऑन द पुलिस मॉर्निंग, वो कहता है पुलिस को बताना आप सब कुछ, वो सुबह अपने आप निकलवा लेगी। और जाओ अपने घर पे और अपने मैन्युस्क्रिप्ट को और डिज़ाइन करो, है ना, तुम्हें जो और बहाने मारने मारो। शेफर्ड डज एड्रेसिंग द कंप्लीटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू द पोरेट, ही देन किल्स
हिमसेल्फ। अब शेफर्ड क्या करेगा, फंस गया बेचारा, वो अपने आप को मार लेगा विद ओवरडोज ऑफ वेरिनोल, द सेम मेथड बाय विच मिसेस फिरार हैड डाइड। इसी तरह से वो अपने आप को मार लेगा जैसे कि मिसेस फिरार मरी थी ओवरडोज ऑफ वेरिनोल से। देखो मेजर यहीं पे ये पूरी जो है मर्डर सस्पेंस और थ्रिल ख़त्म हो जाती है। आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, अगर नहीं आया होगा देखो बाकी मैंने देखा था, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा है यहाँ पे, बाकी यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा कि किस तरह से इसको कवर किया गया, किसी ने इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दी। तो मेन मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि ठीक है कि सभी बेकार है वगैरह ऐसे होते हैं, पर हाँ इस वजह से, और बाकी रिक्वेस्ट भी आ रही थी इसके रिगार्डिंग के मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोइड को करवा दो, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाना शुरू किया है, हार्डली 3 से 4 महीने हुए मुझे इसमें। तो इस चैनल को आप ऊपर लेके आओ ताकि बाकी बच्चों को भी एक तरह से पता चल सके यार कि ठीक है, उनको भी नॉलेज मिल सके, ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना। द मेजर रेकरिंग थीम्स ऑफ द नॉवल इज क्राइम। देखो रेकरिंग थीम क्या है इसमें, क्राइम है, इंट्रिग है, सीक्रेट है, सोशल क्लास है, द रोल ऑफ द ब्रिटिश अपर क्लास सोसाइटी। ये आप आंसर राइटिंग में लिख के आ सकते हो। क्राइम है, देखो सस्पेंस है, सीक्रेट है, क्लास डिस्टिंक्शन दिखाई गई है। देखो क्लास डिस्टिंक्शन का कंसेप्ट कहाँ से उठा सकते हो आप, और क्लास डिस्क्रिमिनेशन के, उर्सेला और रेल्फ ने जो बात छिपाई थी वो छिपाने की वजह क्या थी कि एक हाई क्लास का था, एक अपर क्लास का था, एक लोअर क्लास का, अब इनके बीच में लव हो नहीं सकता, तो ये सब कुछ। द नॉवल ऑल्सो पेंट्स द विविड पिक्चर ऑफ द ब्रिटिश अपर क्लास सोसाइटी को दिखाया गया, और डार्क सीक्रेट जो कि उस समय चल रहा था, ठीक है। 1900 के बाद जो हाई क्लास सोसाइटी थी उनमें यही सब चला करते थे कि किसी की भी कोई मर्डर करवा रहा है, ये सब करवा रहे हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को जो है वो ल्यूमिनेट किया किसने, लाइमलाइट डाला इन सब के ऊपर अगास्था क्रिस्टी ने। एक्स्ट्रा देखो एक्स्ट्रा वेगेंट राइटिंग है, मैं कह सकता हूँ आउटस्टैंडिंग राइटिंग, एक साउंड एंड बोल्ड राइटिंग के वे में प्रेजेंट किया है, कैरेक्टर को स्मूथ रन करवाया गया है। जो हमारे पास जो क्राइम के लिए और जो डिटेक्टिव राइटिंग के लिए जो होता है कंसेप्ट, उन सभी को फॉलो किया गया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि भाई जो हरक्यूल पोयरोट थे वो खुद ब उसी ने क्राइम कर दिया, ऐसे सीन नहीं दिखाए गए। सभी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए एक तरह से बिल्कुल सब कंसेप्ट, स्टाइल, डिक्शन प्रॉपर जो है फॉलो करके इसे लिखा गया है। कैथारसिस जनरेट होती है हमारे अंदर, जो भी रीडर उसे पढ़ता है उसे पक्का ये सोच रहा था, कोई भी देखो एट स्टार्टिंग में शक नहीं करता कि डॉक्टर शेफर्ड जो है वो ही इसमें किलर है, पर यही कहीं ना कहीं मेन होता है सस्पेंस को मेंटेन करे रखना, कि रीडर जो है वो डिटेक्टिव से पहले केस को ना सुलझा दे। अगर रीडर केस को सुलझा देगा डिटेक्टिव से पहले तो वो फिर क्राइम फिक्शन नहीं मानी जाएगी। देखो यहाँ तक तो नहीं, आपको इनकी समझ आ गई तो सारा गेम सेट हो जाएगा। अब देखो मोटिव क्या है इसमें, सीक्रेसी का मोटिव है। अगास्था क्रिस्टी ने जो है हरक्यूल पोयरोट, और देखो एक ये बेल्जियन डिटेक्टिव है। तो बेल्जियन डिटेक्टिव का मतलब क्या होता है, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूरोप इन बेल्जियम, ठीक है। बेल्जियम का ये डिटेक्टिव था जो कि यूरोप का पार्ट है, और उसमें जो है पोयरोट को सिंगल मोर सेंटेंस दिखा रखा है, एक ऑर्डिनरी सीमिंग पीपल दिखा रखा है, डार्क सीक्रेट के ऊपर कंसेप्ट पे काम किया गया है। पोयरोट का इंटेलेक्ट दिखा रखा है कि किस हिसाब से वो कितना इंटेलिजेंट दिखाया गया डिटेक्टिव वर्क में, कि देखो उसे किस तरह से उसे रिवील किया, सबको बुलाया, जो सब कुछ क्वालिटी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी जो होनी चाहिए डिटेक्टिव में, वो सारी क्वालिटी इसमें दिखाई गई है। और मिस्ट्री को किस तरह से रिजॉल्व किया वो सच में है ना। और देखो अब रॉजर एक्रोइड ने क्या शो करा, देखो द रॉजर एक्रोइड शोज, रॉजर एक्रोइड ने यानी क्रिस्टी ने, एगास्था क्रिस्टी यानी राइटर जो है इसकी, एगास्था क्रिस्टी की जो मिस्ट्री है यानी रॉजर एक्रोइड शोज दैट how an intelligent and the rational person can use their little gray cells to solve the most challenging mystery। ये आपको पक्का लिख के आना है पेपर में। यहाँ से ये जो लिटिल ग्रे सेल है ये बहुत फेमस हुआ, यहाँ से फेमस देखो लिटिल ग्रे सेल है जो यहीं से फेमस हुआ। लिटिल ग्रे सेल का मतलब क्या होता है, अपनी इंटेलिजेंसी को एक्सलेंट यूज़ करना। देखो इंटेलिजेंसी को एज एन IQ डिफाइन किया जाता है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, ये आपको पता होगा। अब इंटेलिजेंट क्वेश्चन और ग्रे सेल क्या है, एक तरह से कहीं ना कहीं न्यूरॉन को प्रोजेक्ट किया गया है इसमें, ठीक है। न्यूरॉन यानी नर्व सेल, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट सेल है, वही नर्व सेल होता है। और ये किसका पार्ट होता है, सेरिब्रम का। हमारे इस बॉडी में सेरिब्रम ही जो है वो थिंकिंग प्रोसेस को रेगुलेट करती है, इंटेलिजेंसी इसी के ऊपर होती है, रीजनिंग भी इसी के ऊपर होती है। और हमारे अंदर जितने भी जो सेंस का कंसेप्ट है यानी सेंस ऑर्गन यहीं से एक्टिव होते हैं, तो इनके जो सेल्स बने होते हैं सेरिब्रम के, इन्हीं को कहा जाता है ग्रे सेल। तो लिटिल ग्रे सेल का हरक्यूल पोयरोट ने बहुत अच्छे से यूज़ करा। कहने का मतलब है उसने अपना कॉग्निटिव पर्सपेक्टिव और कॉन्शियस फ्रेम साइकोलॉजी में, कॉग्निटिव और साइको फ्रेम का, ठीक है। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में देखो इसे क्या कहते हैं, कॉग्निटिव। कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है, सोचना। देखो सोचता तो हर कोई है,
ना अगर आप ये कहते हो कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं नहीं सोच रहा, फिर भी तो आप सोचते हो कि आप नहीं सोच रहे हो, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप सोच नहीं रहे हो। ऐसे कंसेप्ट को साइकोलॉजी लेके आती है। तो कॉग्निटिव का मतलब क्या है? सोचना, उसके साथ साथ समझना भी। ठीक है, इसी क्यों कहते हैं कॉग्निशन, COGNITION, कॉग्निशन। ठीक है, मैंने पहले बताया था साइको फ्रेम की काफ़ी चीज़ें होंगी, तो इसीलिए बोला गया कि देखो हरक्यूल पोरॉइट ने अपने लिटिल ग्रे सेल का यूज़ किया है, यानी सेरिब्रम के सेल का यूज़ किया है और इस केस को रिजॉल्व करवाया। तो आप अपने डिक्शनरी में भी ऐड कर सकते हो। कल परसों अगर आप कहीं पे भी स्टेज पे हो या कहीं पे लिख रहे हो कुछ आर्टिकल वार्टिकल, आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। इट मीन दैट इज़ लिटिल ग्रे सेल, कॉग्निटिव की जगह। अब इस वाले स्लाइड की गई है अबाउट द लॉ एंड द एथिक्स। देखो लॉ को सिंबलाइज किसने किया? इंस्पेक्टर रेगलिन। याद रखना, जो इंस्पेक्टर आया था उसका नाम क्या था? इंस्पेक्टर रेगलिन, जो कि इस केस को इंस्पेक्ट कर रहा था। और इसके साथ रॉजर एक्रॉयड ने क्या काम किया यहाँ पे? एज एन किलर को उसने ढूंढा, वो एथिक का काम है। ठीक है, एथिक का जो सिंबल है वो हरक्यूल पोरॉइट है, जबकि लॉ का सिंबल क्या है हमारे पास? इंस्पेक्टर रेगलिन है। ठीक है, ये छोटी सी बात है जो ध्यान रखना। एथिक्स का मतलब क्या होता है? एक तरह से डीप और सिंबलाइज वे में किसी चीज़ को इंस्पेक्ट करना। जबकि लॉ का मतलब क्या है? सिंपल, आप कानून की नज़रों से देख रहे हो। अगर कानून की नज़रों से देखते तो पक्का क्या आता? रैल्फ पेटोन जो था उसने क्राइम किया। पर हाँ, एथिक्स के थ्रू करते, सोशल फ्रेम को समझते एक, और सब सोसाइटी के सभी पर्सपेक्टिव के गो थ्रू होके आप फिर अगर इंस्पेक्ट करते तो उससे हम कहते हैं कि ठीक है, उसके थ्रू हमें असली किलर का पता चला है, जो कि डॉक्टर जेम्स शेफर्ड था, ना कि रैल्फ पेटोन। तो लॉ के कर ऊपर ज़्यादा जाते तो रैल्फ पेटोन आ जाता, जो कि गलत था, वो होता है ना। और जबकि एथिक्स के थ्रू जा रहे थे तो बिल्कुल सही बात आ गई। तो इनके बीच में कहीं ना कहीं इसमें दिखाया गया कि लॉ एंड एथिक्स के बीच में कंपैरिजन किया गया है। स्मॉल विलेज टाउन के बीच में गॉसिप था, आपस में वो बातें करते रहते थे जैसे करते हैं। और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ स्मॉल के, इससे ही क्या है, इससे इंफॉर्मेशन पता चलती है। और कई बारी पर्सन टू पर्सन यहीं से कहीं ना कहीं जो है हरक्यूल पोरॉइट ने कुछ इन्फॉर्मेशन ड्रैग करी थी। सिम्बल्स हैं इसमें काफ़ी यूज़ करे हुए, एक बार देख लेना। जैसे लिटिल ग्रे सेल मैंने अभी बताया, ठीक है, इसके पिछले स्लाइड में वो देख लेना आप। तो इस स्लाइड में आगे हमारे मर्डर के क्या क्या क्लूज थे। सबसे पहले मिसेस फेरार का लेटर मिसिंग, देयर आर द फुटप्रिंट, ठीक है, डैगर, द विंडो ओपन एंड द एक्रॉयड सेक्रेटरी सेड दैट द एक्रॉयड टॉकिंग समवन अराउंड 9:30। ये इन्फॉर्मेशन नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, पेपर पर्सपेक्टिव से पूछेंगे वो। ठीक है, पोरेट इन्वेस्टिगेट करा, ठीक है, इनमें पूरी वो कहानी बता रखी है। मैंने पहले ही बता दिया था आपको उस कहानी में कि किस तरह से वो चीज़ें, एक बार आप इस स्लाइड को रोक के रीड कर लेना। ठीक है, ये भी सिर्फ स्लाइड इसलिए ऐड कर रखी ताकि आपको एक, जैसे कि चेयर को उसके नॉर्मल पोजीशन से हटा रखा था, फ़ोन को डॉक्टर शेफर्ड ने रिकॉर्ड करवाया था, उसमें पोरेट ने इन्वेस्टिगेट किया पूरे केस को। फ्रॉम आर उसे March 13 को पता चला, थ्रोन अवे द गोल्ड फिश पॉन्ड एंड पोरेट द मेजर ब्लंट द फ्लोरा टॉकिंग। ठीक है, उसके बाद 9:30 पे पता चला कि ब्लंट ने को आवाज़ सुनाई दी किसके? एक्रॉयड की वॉइस की। और इसी 9:30 पे जो है वो डॉक्टर शेफर्ड गेट की तरफ किया था। फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो दिखाया गया एक्रॉयड का, हाउसकीपर जो है मिस रसल और जेफरी रेमंड और मिसिस एक्रॉयड और फ्लोरा, इन सभी के जो है देखो, फाइनेंशियल एस्पेक्ट को जब चेक किया गया तो 50 पाउंड से 20,000 पाउंड्स, यानी कहने का मतलब है फाइनेंशियल एस्पेक्ट ऑफ द केस इज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू द एक्रॉयड्स विल, द कुक, द हाउसकीपर, मिसेस रसल, जॉफरी रेमंड एंड मिसेस एक्रॉयड एंड द फ्लोरा गेट सम रेंजिंग फ्रॉम 50 पाउंड्स टू 20,000 पाउंड के बीच में इन्हें पैसा बांटा जाएगा। द बल्क ऑफ द स्टेट गोज टू द राल्फ हु हैड बीन इन नीड ऑफ द मनी। तो ज़्यादा केस किसकी तरफ जाता था? राल्फ की तरफ, क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी पैसे की। इन एडिशन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 40 पाउंड्स हैव बीन स्टोलन फ्रॉम द एक्रॉयड बेडरूम। और यहाँ से ये भी पता चला कि एक्रॉयड के बेडरूम से 40 पाउंड को उठा लिया गया। किसने उठाया था? फ्लोरा ने। देखो सब बेसिक बेसिक क्लियर हो जाना है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सीक्रेट को किस तरह से रिवील किया गया, ये बताया था कि किस तरह से वो जो मैंने एक पैसेज बताया था जो आपको इंपॉर्टेंट है, आप वही वाले फैक्ट लिखाना। अगर टाइम कन्वेंशन नहीं पता तो मत लिखो। और इस बार में देखो वही सारा कुछ एक्सप्लेन इसलिए ऐड कर रखा है ताकि आपको थोड़ा बहुत, और एक बारी आप अच्छे से देख के एक बारी लिखने का स्टाइल वाइल वो आप नोट कर सकते हो। इस स्लाइड को आप रोक के अच्छे से देख लेना एक बारी। द सेम इज़ फॉर ईयर, वो एग्जीक्यूशन प्रोसेस या, ठीक है, ये सेम फिर से वही है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बार अच्छी तरह से इसे रीड कर लेना ताकि आपकी क्लैरिटी एक अच्छी तरह से फॉर्म हो जाए। कि ये सोच रहे हो कि हर एक स्लाइड में मैं ऐसे कह रहा हूँ इसे रीड कर लेना, क्योंकि यार मैंने पहले ये कहानी करवा दी है बिल्कुल डीप में, और उन्हीं सब बातों को इसमें लिखा हुआ है। एक तरह से आइडिया मिल जाएगा कि किस तरह से आपको इस प्रोसेस को आगे लेके जाना है। आंसर राइटिंग में आप किस तरह से इसे लिखोगे, ये उसी का
द फॉलोइंग मे बी द प्रिपेयर फॉर द लॉन्ग आंसर। देखो क्वेश्चन आंसर मैंने डाल रही, देख लो। मर्डर एज एन डिटेक्टिव नॉवल किस तरह से प्रेजेंट किया गया है, ठीक है। तो डिटेक्टिव नॉवल की क्या क्या कंडीशंस है, उसके ऊपर ऐसे भी है आपके पास, उसे भी रीड कर लेना। और साथ साथ डिटेक्टिव नॉवल में देखो क्या क्या होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये कि इनमें कुछ छोटी से छोटी बातों को नोटिस करना होता है, उसके बाद इनका पीछे रीज़न बहुत मस्ट होता है। डिटेक्टिव नॉवल में रीडर पहले चीज़ों को डिटेक्ट ना कर ले, किससे पहले रीडर ना डिटेक्ट कर पाए, यानी डिटेक्टिव से पहले रीडर जो है वो इन सब चीज़ों को ना ढूंढ ले कि कौन क्रिमिनल है वगैरह, ये सब कुछ, ये सब का ध्यान बहुत रखना है आपको। और आपके ही सिलेबस में मैंने बताया था, या मैंने वीडियो डाल रखी है इसके, एज एन क्राइम राइटिंग। वर्क का नाम मैं स्पेशली यहाँ बता देता हूँ, द टाइपोलॉजी ऑफ द डिटेक्टिव फिक्शन बाय द स्वेतवान तोदरोव, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा, आप सिंपली ये टाइप कर देना, द टाइपोलॉजी ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन, ठीक है। टाइपोलॉजी ऑफ डिटेक्टिव फिक्शन इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा, बाय स्वेतन तोदरोव। उसमें लिखा हुआ है कि डिटेक्टिव नॉवल को किस तरह से लिखना चाहिए, ठीक है, सॉरी। तो डिटेक्टिव फिक्शन को किस तरह से लिखना चाहिए उसमें वो सारा कुछ मेंशन है। तो उन्हीं कुछ पॉइंट्स को आप वहाँ से उठा के इन सारे इस आंसर को आप लिख सकते हो, ठीक है। पोरित ने कैसे केस को रिजॉल्व किया, ये सारा कुछ एग्जीक्यूशन प्रोसेस है, किस तरह से जो है उसे मूव किया, ये सारा कुछ मैंने समझा रखा है। द रोल ऑफ द वेरिनॉल, वेरिनॉल का रोल, वेरिनॉल एक स्लीपिंग ड्रग है, ठीक है, ये ध्यान रखना। इसने कहीं ना कहीं जो है पूरे स्टार्टिंग में, और जो देखो जो स्टार्टिंग सीन है और जो एंडिंग सीन है, इन दोनों सीन को जिस चीज़ ने बाइंड करा है उसका नाम क्या है, वेरिनॉल, जो स्लीपिंग ड्रग है। तो मेन जो मर्डर मिस्ट्री, जिसका मर्डर हुआ है और एंड में जिसने मर्डर किया है, दोनों का सेम कंसेप्ट है, दोनों ने वेरिनॉल लेके सुसाइड किया। वीकनेस देख ले, देखो अपार्ट फ्रॉम द मर्डर ऑफ द रॉजर हैड सम ऑफ द वीक पॉइंट, द प्लॉट स्ट्रक्चर, द राइटर ऑफ दिस नॉवल इज डिसऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द फिक्थैक पिरामिड। बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्लॉट स्ट्रक्चर है वो डिसऑर्गेनाइज किया गया। क्लाइमेक्स ऑल्सो कम एट द 3 लास्ट चैप्टर, लास्ट के 3 चैप्टर में एकदम से क्लाइमेक्स को करा गया जब राइजिंग एक्शन फॉलिंग एक्शन को मेंटेन नहीं किया गया। देखो राइजिंग एक्शन फॉलिंग एक्शन मैंने कई बार आपको समझा रखा है मेरे बाकी वीडियोस में। राइजिंग एक्शन का मतलब क्या है, जब वो सीन जो है वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है, होता जाता है, होता जाता है। फॉलिंग एक्शन का मतलब जो केस रिजॉल्व होता जाता है, जैसे कि मैंने इसमें बताया था क्विल का केस रिजॉल्व हुआ, ठीक है। और ऐसे दूसरे वाला जो केस है वो जो रिंग है फ्रॉम आर वो रिजॉल्व हुआ। तो आपका जो एंटी क्लाइमेक्स है वो यहाँ, मतलब क्लाइमेक्स का सीन यहाँ आना चाहिए। अगर आपने सारे केस को रिजॉल्व नहीं किया और एक कहीं पे आपने ये नॉट छोड़ दिया, KNOT यानी गांठ, अगर आपने सारे गांठों को नहीं सुलझाया और एक जगह छोड़ दिया, यानी क्लाइमेक्स से पहले अगर आपने उसको रिजॉल्व ना करके छोड़ा, दिस इज कॉल्ड एंटी क्लाइमेक्स, उसे एंटी क्लाइमेक्स कहते हैं। क्योंकि हमने देखा, देखो राइजिंग एक्शन बिल्कुल ऊपर गया, फॉलिंग एक्शन को भी प्रॉपर मेंटेन किया गया है, और राइजिंग एंड फॉलिंग एक्शन की वजह से पूरा केस रिजॉल्व हो गया। पर फिर भी अगर हमें इसमें नेगेटिव पॉइंट ढूंढना है तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ कॉम्प्लेक्सिटीज़ थी। राइजिंग एक्शन जिस तरह से तनाव बढ़ता जा रहा था दिमाग के अंदर, उस तरह से इसे फाइनली जो है पूरा रिजॉल्व नहीं किया गया एंड तक। इसको और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता था, राइजिंग एक्शन को और ऊपर उठाया जा सकता था, और जो फॉलिंग एक्शन है उसे धीरे धीरे करके उतारना था, ताकि एक तरह से रीडर उस तक पहुंच ही ना पाए। द पॉइंट ऑफ व्यू जो है इसमें डॉक्टर शेफर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पूरी कहानी का जो है वो समझ आता है। तो डॉक्टर शेफर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसी को फिर एंड में एक वो दिखा दिया हमें, क्या कहते हैं उसे, क्रिमिनल और किलर। ऐसा नहीं होना चाहिए, जबकि क्रिमिनल एक अलग होना चाहिए, जिसको हम क्रिमिनल के माइंड से पूरी कहानी को मूव करवाया और क्रिमिनल भी उसी को बता दिया। तो ये कहीं ना कहीं फ्लॉज है, इसके ड्रॉबैक है। कंक्लूजन, इस पूरे कंक्लूजन को आप, ठीक है, द नॉवल इन जनरल टेल्स अबाउट द मर्डर ऑफ रॉजर एक्रोयड, ठीक है, कंक्लूजन पढ़ लेना यार, ठीक है। वीक अबाउट द कवर द स्ट्रॉन्ग पॉइंट, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस नॉवल इज द लॉजिकल डिडक्शन। स्ट्रेंथ क्या है, इसे लॉजिकली वाइज मूव किया गया है, फुल ऑफ सस्पेंस है, इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन है कैरेक्टर का। ऑथर ने क्लूज़ को छोड़ा है जिसको हमें पता करने के लिए रीडर को काफ़ी बारीकी से जाना पड़ेगा। दिस नॉवल इज़ वन ऑफ द एगाथा क्रिस्टी द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवल एंड फर्दर मोर, ठीक है, ये सब कुछ देख लेना आप। तो फाइनली देखो, इतना वैसा वर्क हमने ख़त्म किया, बहुत ही टफ वर्क था ये, पर आई थिंक मैंने इसे बहुत अच्छी तरह से कवर किया और आप सबको ये सब समझ आ गया होगा। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट करना, और साथ ही साथ आपके जो रिक्वेस्ट है वो प्लीज़ ऐड किया करो, मैं उस पर पक्का काम करूँगा और पक्का वीडियोस लेके आऊँगा। थैंक यू, और इस चैनल के साथ बने रहो।